प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 से ये 12वां पाठ और गद्य खंड का तीसरा पाठ लखनवी अंदाज। पाठ में प्रवेश से पूर्व हम लेखक परिचय प्राप्त करते हैं जो हमारे समक्ष है। देखिए, यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा कांगड़ा है यानी हिमाचल प्रदेश में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। नेशनल कॉलेज बच्चों उस समय का एक प्रतिष्ठित संस्थान था। लाहौर का नेशनल कॉलेज, वहाँ से पढ़ना अपने आप में बड़ी बात मानी जाती थी। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ, क्योंकि भगत सिंह भी नेशनल कॉलेज के स्टूडेंट थे। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए। उनकी मृत्यु 1976 में हुई। यशपाल की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी शैली क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था। आदर्शवाद और यथार्थवाद, यानी आदर्शवाद किसे कहते हैं, यानी जैसा होना चाहिए, समाज में जैसी स्थिति होनी चाहिए वो आदर्शवाद, और जैसी स्थिति है यानी जो है, जो सच है, जो सामने है, वो यथार्थवाद। सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। उनके कहानी संग्रह में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज, यानी उसको औपन्यासिक महाकाव्य कहा जाता है। झूठा सच को भारत की विभाजन की पूरी एक तरीके से गाथा है। एक चंद व्यक्तियों के माध्यम से वो चीज़ें प्रस्तुत होती हैं। इसके अलावा अमिता, दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, तेरी मेरी उसकी बात उनके अन्य प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषता है। इतिहास की बड़ी गहरी समझ यशपाल जी को है। आप अमिता और दिव्या को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको बौद्ध समय का, बौद्ध काल का कितना गहरा अध्ययन है। पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, उनके मार्क्सिस्ट सोच का और उनके एक विशेष अंदाज का पता आज हमको उनके लखनवी अंदाज कहानी से भी पड़ेगा। आइए देखते हैं कि वो कहानी के माध्यम से क्या बताने जा रहे हैं। यूं तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग्य या साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। कहना न होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। दो तीन बातें बच्चों इसमें से निकल के आ रही हैं। विधा है व्यंग्यात्मक कहानी का। उद्देश्य क्या है कि कुछ ऐसे नई कहानी, कहानी, समानांतर कहानी, फलाना कहानी, ढिमाका कहानी का दो दौर चला था। उसमें ऐसे ऐसे भी लोग आए थे कि कह रहे थे बिना कंटेंट के भी कहानी लिखी जा सकती है, बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। तो उन्हीं पर कटाक्ष करने के लिए उन्होंने इसकी रचना की थी। दूसरा पक्ष इनका इसमें क्या है कि सामंती वर्ग पर, जो अपने आप को तथाकथित बड़े लोग होते हैं समाज के, अब वो बड़े किस रूप में हैं, पहले कभी थे आज नहीं है, फिर भी वो बड़प्पन लिए ढो रहे हैं। उन पे कटाक्ष करना, बनावटी जो जीवन शैली है उनकी, मतलब कर्ज लेके अपने आप को बड़े दिखाते रहना। और परजीवी संस्कृति, परजीवी संस्कृति क्या है कि दूसरे के भरोसे पर जो जिंदा है, दूसरे के दाने पे जो टिके हुए हैं और फिर भी उनका ऐठन कम नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों पर व्यंग भी ये कहानी कहती है। तो आइए बच्चों, हम लोग सीधे इस महान रचना पे आते हैं। कथाकार यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। पहला शब्द ही आ जाता है मुफस्सिल का मतलब होता है कि किसी भी शहर का सेंटर पॉइंट, सेंटर की जगह जहाँ से ट्रेन चल रही है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए ही सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। बच्चों, ये बात हो रही है आपको मान के चलिए कि आज़ादी के समय की, चाहे पहले की है चाहे थोड़े बाद की है। क्योंकि जो सेकंड क्लास है आजकल, जिसे हम लोग रिजर्वेशन वाला कोटा कहते हैं, तो पहले रिजर्वेशन सिस्टम नहीं था।
पहले ट्रेनों में थर्ड क्लास चलता था, जिसको आज आप जनरल डब्बा कह सकते हैं, वो पहले थर्ड क्लास कहा जाता था। और सेकंड क्लास में इतने पैसे लगते थे कि छोटे मोटे आदमी तो उसमें यात्रा करते ही नहीं थे, और बड़े बड़े लोग ही यात्रा करते थे। तो लेखक ने सोचा कि भाई सेकंड क्लास में भाई कोई जाएगा नहीं, शांत रहेगा, खिड़की किनारे बैठेंगे, प्राकृतिक दृश्य को देखेंगे। हो सकता है कि कुछ देखते देखते मेरे नज़र में एक नई कहानी को लेकर सोच एक नई कहानी को लेकर सोच पैदा हो जाए। अब देखो बच्चों, ये कहानी की बात आई है तो मैं इसको बाद के लिए नहीं छोड़ते हुए अभी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कहानी लेखन की परंपरा, कहानी लेखन की शुरुआत भारत में, हिंदी में सीधे सीधे 20वीं शताब्दी में आके शुरू हुई है। कुछ एक रचनाएं 19वीं शताब्दी की भी मिलती हैं, लेकिन 20वीं शताब्दी में 1903-4 से कहानी लेखन की शुरुआत होती है। शुरू शुरू में लिखा जाता है। पहली गंभीर बड़ी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की 1915 में आती है, उसने कहा था। उसके बाद उस परंपरा को पकड़ लेते हैं प्रेमचंद। और प्रेमचंद एक युगांतकारी कथाकार हैं। उन्होंने अपनी कहानियों से पूरे कहानी विधा को अगर हम 3 भागों में बांट के देखें तो प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद्र कालीन और प्रेमचंदोत्तर, यानी कहानी का पूरा सेंटर पॉइंट प्रेमचंद बन जाते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियां आदर्शोन्मुखी थी, आदर्श को लेकर लिखते थे। उनकी कहानी के अंत में जाकर कोई सीख मिलती थी। आप अगर 6 क्लास में नादान दोस्त कहानी पढ़े हो तो आपको लास्ट में पूछा जाएगा क्या सीख मिली, तो आप बोलेंगे कि हमको कोई काम करने से पहले उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। हम कुछ भले के लिए कर रहे हो लेकिन हमको जानकारी नहीं तो हम बुरे में फंस सकते हैं। तो ये एक दौर था। बाद में जैसे कुछ प्रेमचंद के समर्थक पैदा हुए तो कुछ लोग विरोधी भी पैदा हुए कि ऐसा क्यों लिखे, हमेशा आदर्श की ही बात क्यों करें, हम सच्चाई की बात करें, समाज में हो रहे नंगेपन को हम दिखाएं, समाज का हर एक पक्ष है उसको सबको उजागर करके सामने रखें। कोई कहे कि भाई उसके लिए कथा क्या है, तो बिना कथा के भी कहानी लिखेंगे। कोई कहे पात्र क्या है, कि बिना पात्र के ही कहानी लिखेंगे। हर एक तरीके से कोई कि नहीं उसमें आप ऐसी बातें कैसे लिख सकते हैं, तो क्यों, जो हम कर सकते हो हम लिख सकते हैं। हम गाली दे सकते हैं तो हम गाली लिख सकते हैं। हम गंदे काम कर सकते हो तो हम गंदे काम लिखेंगे। जो हम कर सकते हैं वो हम बोल क्यों नहीं सकते। तो इस तरीके से कहानी को लेकर जो तमाम हलचल मची, उसका परिणाम ये हुआ कि कहानी की ऐसी की तैसी हो गई। कहानी के नाम पे पता नहीं बहुत उल्टा पुल्टा कूड़ा कबार लिखा पढ़ा जाने लगा। बाद में धीरे धीरे जब उनको पाठकों ने खारिज करना शुरू किया, तब जाके धीरे धीरे वो फिर स्वस्थ कहानी और कथ्यात्मक कहानी पे आए। तो एक उसी विशेष दौर में एक विशेष प्रकार की कहानी लेखन के तौर तरीके का विरोध यहाँ पे करना चाह रहे थे यशपाल जी कि भाई बिना कथ्य के, बिना इसके कैसे कहानी लिखी जाएगी। इसके लिए उन्होंने पाठ को ये चुना। लेकिन देखिए क्या होता है कि हम लिखना या करना कुछ चाहते हैं और बातें कुछ और निकल आती हैं। ये कहानी अपनी प्रसिद्धि पा गई इस मामले को लेकर, सामंती वर्ग पर कटाक्ष, बनावटी जीवन पर कटाक्ष और परजीवी जीवन पर कटाक्ष, इस पे हो गई। और वो बात जो उन्होंने सोच कर लिखी थी वो तो थी ही। अब देखिए आइए हम लोग वापस कहानी में आते हैं। जैसे जैसे प्रसंग आएगा हम उस पर चर्चा करेंगे। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल, यानी जैसा अनुमान किए थे उसके मतलब अपोजिट मामला हुआ। डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब उसमें कोई नहीं था ऐसा नहीं था, कोई था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन, नवाबी नस्ल यानी उनके पहनावे को ही देखकर लग गया जैसे नवाब टाइप है। आज भी कभी कभार किसी का ऐसा पहनावा देख कर ऐसा लगता है कि अरे भाई ये कहाँ से आ गए। कुछ लोग हैं आज भी, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा मात्रा में हुआ करते थे। बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। तौलिए पर ताजे चिकने, मतलब समझ लीजिए देख के अच्छा लगे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने में संकोच में हो। तो कह रहे हैं कि हो, लेखक ने सोचा, यशपाल जी ने सोचा कि हो सकता है ये भी कोई हमारी तरह विचारवान कथाकार हो, कुछ ही विचार की तलाश में हो। और और फिर या तो हमको देखकर इनका चेहरा इसलिए बन गया कि ये खीरा रखे हैं तो
सोचे कि भाई ये खीरा हम खाने वाले, मतलब एक विशेष प्रकार का उनके चेहरे पे जो भाव आया लेखक के का एक टपक पड़ने से, उससे लेखक अनुमान लगा रहे हैं कि इनका मुंह क्यों बन गया, मुंह बनने के पीछे कारण क्या था। तो एक कारण तो उन्होंने सोचा जो उन पे खुद पे लागू होता है कि वो आए थे एकांत में बैठ के नज़ारा लेने, कुछ विचार उनके मन में आए। पहला तो सोचा कि ये शायद ऐसी बात हो। दूसरा जैसे होता है ना, हम अकेले में कुछ गलत सलत सो भी अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन किसी के आ जाने से हमको बड़ा दिक्कत हो जाती है कि हमारा जो सच्चाई है वो सामने आ गया। अब हो सकता है बड़े आदमी खीरा खाना एक छोटा काम समझते हो और सब लोग देख लिया, अरे वो तो खीरा खा रहे हैं। तो जब बहुत बड़े आप बन जाएंगे तो कहीं रास्ते में गाड़ी रोक के किसी समोसे और पकौड़ी वाले दुकान पे खाने लगेंगे तो आपको ये भी ध्यान रहेगा कहीं हमको कोई देख न ले, और कोई देख लेगा तो कहेगा फलाने तो गुमती में खा रहे थे। अरे भाई क्यों नहीं खा सकते। लेकिन ये सामाजिक ताना बाना ऐसा है, जो स्टेटस का मामला ऐसा होता है कि आप खाएंगे तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी 100%। आपको खाने से पहले भी सोचना होगा कहाँ खाएं कहाँ ना खाएं, वहां खाएं घर में ले जाके खाएं। जीवन बंध जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। नवाब साहब की संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। भाई ठीक है, आप नहीं बोलेंगे तो हम भी नहीं बोलेंगे, आप बहुत बड़े आदमी हो तो क्या हुआ, हम कोई भिखारी थोड़ी है। खाली बैठे यानी खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। भाई कथाकार हैं तो हर एक एंगल से चीज़ों पे विचार करते हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो। अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करते देखे। अब देखिए अब लेखक सोचने लगे क्या क्या मामला हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि नवाब साहब सोचे हों कि आराम से एकांत में बैठ के जाएंगे और शहर का कोई आदमी, उनको नहीं उम्मीद थी कि आके हमारे सामने बैठ जाएगा और सोचेगा अरे नवाब साहब तो ट्रेन में जा रहे हैं, नवाब साहब को तो हवाई जहाज़ से जाना चाहिए, नवाब साहब को अपने बग्घी से जाना चाहिए जो घोड़े की होती है। अब वो सोचे नहीं थे, लेकिन अब क्या करें, देख लिए। अम, अकेले सब देखिए, उस समय फर्स्ट क्लास का भी टिकट होता था, जिसको आज आप लोग एसी डब्बा कह सकते हैं, जो केबिन जैसा होता था वैसा भी होता था, लेकिन इन्होंने सेकंड क्लास का ले रखा था। ये भी एक बेइज्जती का विषय। तो जब देखिए बेइज्जती का विषय क्यों हो गया, क्योंकि आप जब अपनी सच्चाई से अलग जीवन जिएंगे तो हमेशा इस चीज़ का आपको डर बना रहेगा। जब आप अपने दोस्तों अपने साथियों के बीच में झूठ बोल कर रखेंगे कि हमारे घर ये है, हमारे घर वो है, हमको इतने बीघे खेत है, हमारे यहाँ ट्रैक्टर है, तो गाड़ी है, तो हमारे चाचा फलाने ढमाके हैं, अगर कहीं से आप झूठ बोल के रखे हैं, इतने कमरे हैं, उतना बड़ा छत है, इतना बड़ा लॉन है, कहीं से भी आप कुछ झूठ बोल के रखे हैं, तो जब कभी कोई कहेगा कि हाँ मैं उधर से निकल रहा हूँ तुम्हारे घर होते हुए जाऊंगा, त्यों ही आपको भय घेर लेगा, कहीं वो हमारे घर ना आ जाए, कहीं हमारी सच्चाई न जान जाए, या अपने अपने परीक्षा के अंकों के बारे में झूठ बोला है। तो जहां आप झूठ बोले रहेंगे वहां आपके साथ ऐसी समस्या होगी, और जो सच बोलेगा उसको कभी टेंशन नहीं होगी। तो ये नवाब लोग लोगों के सामने कैसी बातें करते थे, क्या गए थे वो फर्स्ट क्लास का टिकट ले लिए थे, फिर वहां से उतरे तो ऐसे चले गए वैसे चले गए। अगर उनको किसी ने सेकंड क्लास में बैठा हुआ देख लिया तो उनके लिए तो भाई जीने मरने की बात हो गई, क्योंकि बनावटी जीवन में तो यही समस्या है। और जो सही बोलने वाला है वो पूछेगा अरे गए थे वहां पे लखनऊ में परीक्षा देने तो कहाँ रुके, तो आप कहते हैं कहाँ रुके कहाँ थे, हम तो स्टेशन पे ही सो गए थे, स्टेशन पे ही सो गए थे। हाँ, अगर आप बोल दिए कि हाँ हम तो होटल में रुके थे, तो लोग पूछे कौन सी होटल में, वो कहाँ है, कितना था, तब आप तो झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलना शुरू करिए। नहीं तो आपकी सच्चाई देखिए 1 मिनट में हो गई क्लियर, कि आपने कह दिया कि हाँ भाई हम तो स्टेशन पे रुके थे, कहाँ खाए थे, बाहर ही ठेले पर खा लिए थे। उससे ये होगा कि उसके आगे कोई सवाल नहीं, और चाहे जितने सवाल भी हो आपके पास उसका सीधा उत्तर है, क्योंकि आपने कोई इधर उधर की चीजें नहीं। इससे आदमी का आत्मसम्मान बचा रहता है। और जब हम बड़े होंगे तो बड़े होंगे, जहां हम हैं उस चीज से असंतुष्टि, उससे झूठ से हम जितना छुपाना चाहेंगे वो चीजें उतनी ही बिगड़ती चली जाएंगी। आइए आगे देखते हैं। अब उनको ये भी लग रहा है कि किसी सफेद पोश यानी किसी सामने सामान्य आदमी के सामने हम खीरा कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे, यानी एकदम साइड से तिरछी नजर से, जैसे कि उनको पता ना चले कि हम उनकी ओर देख रहे हैं, हम भी बस अंदाज से देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब सहसा हमें संबोधित, आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लतेड़ लेना चाहते हैं। जनाब, जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। लेखक भी समझ गए, इतना दिन देर तक मुंह बना के बैठे रहे, जैसे मालूम पड़ रहा है कि
आपके चावल में कंकड़ पड़ गया हो, अब आए हैं पूछने की खीरा का शौक फरमाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं शुक्रिया, आप फरमाइए, खाइए अपना। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों को नीचे रखा, तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे, उन्हें गोद कर झाग निकाला। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फांकों को करीने से तौलिए पर सजाते गए। बच्चों, ये जो अभी तक मैंने पढ़ा, नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया से लेकर तौलिए पर सजाते गए, ये पूरा पैराग्राफ आपको याद होना चाहिए, एकदम ये लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि ये प्रश्न में पूछा जाता है खीरे काटने की जो प्रक्रिया है, नवाब साहब ने खीरे काटने के क्रम में क्या क्या किया, ये पूरा का पूरा एक प्रश्न है और इसका ये ही उत्तर है। ये ऐसे किया वैसे किया, एक भी लाइन मिस करना, एक भी पॉइंट मिस करना, नंबर कट जाएगा। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब बहुत करीने से नहीं, बहुत सलीके से, बहुत तरीके से, एकदम विथ मैनर, जैसे का होना चाहिए। भाई मैनर कौन बनाता है? जिस तरीके से बड़े लोग काम करते हैं वो मैनर, और जिस तरीके से सामान्य लोग काम करते हैं वो गंवारपन। यही समाज का मैनर है। अगर कोई मूली को छील के उसको टुकड़े टुकड़े काट के खाता है, मैनर। और कोई मूली को उखाड़ता है खेत से और उसको धो के डायरेक्ट खाने लगता है, तो वो गंवार। यही मैनर है, मैनर और कुछ नहीं है। कोई चम्मच से आधे घंटे में कटर पटर करके खा रहा है, तो मैनर। और कोई 10 मिनट में हाथ से खा के उठ गया, वो गंवार। तो यही समाज है, जो बड़े लोग करें समझ लीजिए वही मैनर है। वैसे करेंगे, चाय पियेंगे, भले मुंह जल जाए लेकिन चाय पीते वक्त आवाज ना आए, तो मैनर। और जो फूंक के सुड़सुड़ करके चाय पी लिया और जीभ बच गई, जान बच गई, वो समझ लीजिए गंवार। यही है, ये जो तरीका है ये बड़े लोगों का तरीका है, इसलिए मैनर है, करीना है, और अगर आप करेंगे तो बेकार है। आइए देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, जरा नमक लाल मिर्च बुरक दी नया ने छिड़क दी। प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख जीरे के रसास्वादन की कल्पना में प्लावित हो रहा है। यानी जैसे जैसे काट रहे थे, उसको जैसे जैसे देख रहे थे, उनके मुंह में जैसे पानी भरा चला जा रहा हो। और उन्हीं के मुंह में नहीं, मुझे लगता है लेखक के मुंह में भी पानी भर रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की क्या है, लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। मतलब थोड़ा सा गैप लिए, इतना रायता फैलाए, तो लगा उनको कि अब तो इनका मन बदल गया होगा। इतने तौर तरीके, इतने बढ़िया तरीके से सब कुछ देख के, जैसे नहीं होता है आदमी पहले कह देता अरे ये खाएंगे, बना रहे हैं पकौड़ा इसका, किसी चीज का, मान लीजिए पत्ते का, तो आदमी का, नहीं नहीं मैं इन पत्ते वत्तों का नहीं खाता। लेकिन जब देखते हैं आदमी उसको माँ मसाला बना रहा है, माँ बेसन फेंट के, जब उसको छान के निकाल के चटनी रख के, तब तक मतलब आदमी का हृदय परिवर्तन हो चुका रहता है। लेकिन मजबूरी होती कि अब कैसे हाँ कहे। लेकिन जब दूसरी बार कोई पूछ ले रहे एक दो तो टेस्ट कर लीजिए, तो आदमी कहता ठीक है दे दीजिए देख ले, और भले उड़ा जाए 10-20। तो ऐसी होती है स्थितियां, हमारी भी आपकी भी। तो वैसा ही नवाब साहब ने अंदाज लिया कि अब पूछता हूँ। तो कहें कि अरे 100 की लखनऊ का बालम खीरा है, अब एक विशेष वैरायटी का स्पेशल खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था। यानी लेखक भी एकदम, मतलब मूड तो अब हो गया, लेकिन अब करे क्या, मजबूरी है, एक बार मना कर चुके थे। इसलिए आत्मसम्मान बचाने के चक्कर में उन्होंने कहा शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, यानी मेरी पाचन शक्ति भी मेरी ठीक नहीं है। किबला शौक फरमाए, आप ही खाइए। नवाब साहब ने सतृष्ण शब्द देखिए, सतृष्ण, तृष्णा के साथ आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों को देखा। एक तो आदमी की वो निगाह होती है भोजन को देखने की जब उसका पेट भरा हुआ हो, तब देखिए उसकी निगाहें कैसी हैं भोजन प्रति। और उस आदमी की निगाह देखिए कि जिसको बहुत मेहनत परिश्रम करके आया हो और उसको भूख लगी हो, एकदम ओरिजिनल वाली भूख लगी हो,
तब आप देखेंगे कि जैसे-जैसे थाली में एक-एक क्रम से भोजन आके रखा जा रहा है, तो उसकी आँखों में वो मतलब लगता है कि बस अब इसके आगे वो इंतज़ार नहीं कर सकता, वहीं से खाना शुरू करता है। अगर लोग कहें रुक जाइए बस वो चीज़ बाकी है, तो बोला कि ठीक है लाते रहिए हम खाने लगेंगे। तो वो जो निगाह जब वहाँ पे वो देखेंगे तो आपको वो निगाह, वो भूख की निगाह आपको दिखाई देगी। वैसी निगाह लेके वो देखते हैं और उन्होंने क्या किया कि संयोग से खीरे फाकों को देखा, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। उनको मतलब जैसे सूंघा खूब बढ़िया से। फिर क्या किया, खीरे के एक फांक उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद ली, मतलब ऐसे सूंघे जैसे विभोर हो गए। अब उसके बाद क्या किया, मुंह में भरा है पानी को घूट के गले के नीचे उतार दिया और उसको सूंघे ऐसे तो पूरा मन भर गया और ऐसे घटके जैसे कुछ पानी अंदर गया। और फिर तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। अब आप देखिए इनकी नवाबी, ये एक एक खीरे को उठाते थे, उनको खूब पूरा एकदम हाथ को ऐसे लंबा खींच के मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे नहीं बच्चे कुछ खाना हाथ में लगा हो उनके आइसक्रीम वगैरह या केक वगैरह तो चाटते हैं ऊपर से नीचे तक, वैसे वो सूंघ रहे थे ऊपर से नीचे तक। और सूंघ के और लगता था पेट में कुछ गटक रहे हैं, कुछ अंदर जा और खीरा बाहर फेंक देते थे। नवाब साहब के खीरे की सब फाकों खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिया और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब देखिए खानदानी रईस लोग कैसे खीरा खाते हैं, ऐसे काट के नमक लगा के सूंघ के फेंक देते हैं, बस हो गया काम। और सामान्य लोग कैसे खाते हैं, अरे भाई काटेंगे छीलेंगे नमक डालेंगे और उसको चबा चबा के खा जाएंगे कि उसको सूंघ के फेंकने से पेट भरता है। लेकिन वो दिखाए कि देखो तुम लोग सामान्य आदमी, तुम लोग ऐसे खाते हो गंवारों की तरह। और नवाब लोग ऐसे नहीं है चबा के खाते हैं, नवाब लोग तो हवा से हवा सूंघ के उनका पेट भर जाता है, उस सूंघ के उनका पेट भर जाता है। ये है नवाबी तरीका, ये है बड़प्पन। ये बड़प्पन है बच्चों की, लेखक क्या दिखाना चाह रहे, ये है बनावटीपन। जो बनावटीपन होता है वो आदमी को क्या, अरे नहीं मैं इतना नहीं खाता, मैं उतना नहीं। देखेंगे आप बड़े घर के लोगों के नाच नखरे आपको बहुत आसानी से, ये हिंदी ऐसा विषय है, ये लिटरेचर ऐसा विषय होता है कि इसमें हमको किसी लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, पूरी सोसाइटी हमारा लैब है, पूरी सोसाइटी हमारी लैब है। हम कहीं भी जाके अपना लैब टेस्ट कर सकते हैं। आपको ये चेक करना हो किसी बड़े घर के लोगों के बीच में बैठ जाइए, देखिए उनकी। हमने तो देखा अपने बचपन में कुछ लोग अपना ये पान वान खाते थे और थूकने के लिए एक मग रखा करते थे, उसी में थूक रही है, बाप रे बाप। मतलब ऐसी ऐसी चीजें, नाटकीय चीजें आपको देखने को लोगों को मिलेंगी उनके, कि कोई घर में कहेगा कि अरे तुम अपनी मम्मी को क्यों नहीं बाजार भेज दी, तो कहेंगे मम्मी हमारे घर की औरतें बाहर नहीं जाती हैं, हमारी मम्मी तो देखा ही नहीं होगा कि बाजार गए। अरे भैया तो ये कौन सा बड़प्पन है, ये तो मूर्खता है, असली पिछड़ापन तो ये है कि आपकी मम्मी को अगर बाजार में ले जाके घर से 1 किलोमीटर दूर छोड़ दिया तो वहीं वो गायब हो जाएंगी, उनको पता ही नहीं हमारा मतलब घर कहाँ है। तो ये जो बड़प्पन वाली बातें होती हैं कि अरे हमारे यहाँ ऐसे, हमारे यहाँ तो ऐसे हो जाता है, हमारे तो ऐसे हो जाता है, ये जो पहले का बड़प्पन वाली बातें थी, आज का पिछड़ापन है, इस चीज को समझना है। तो उन्होंने कहा कि ये है खानदान रईस। नवाब साहब खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थक कर लेट गए, हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, यह खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। ये देखिए जो लाइनें लिख रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट यानी कॉन्ट्री टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी हवाई हवाई एकदम जो हवा में ही हो, सूक्ष्म समझ ही रहे। कह रहे इससे कह एक तरीका, एक स्टाइल तो हो सकता है खीरा खाने का, लेकिन क्या इससे पेट भर सकता है। ये कमेंट लेखक कर रहे हैं उन्हीं कहानी लेखकों पे कि आप कहानी तो लिख देंगे बिना कथ्य के, बिना पात्र के, बिना जगह के, बिना देश काल वातावरण के, बिना संवाद योजना के, लेकिन क्या ये पाठकों पर वही असर डालेगा, इससे कोई भावबोध होगा। अब किसी भी चीज को कुछ भी कर देने से हो सकता है कि उनका पेट भर गया हो सकता है एक तरीका हो ऐसा खाने का, सूंघने से हो सकता है वो एनर्जी उनको मिल जाती है, लेकिन पेट भरेगा, रियलिटी बात करें पेट भरेगा तो पता नहीं भरेगा। तो चाहे जितना भी इसको जिस भी रूप में आप ले लें, उससे वो चीज़ नहीं हो सकता जो उसका सही काम है। नवाब साहब की ओर भरे पेट नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का सब सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। देखिए वो आदमी कह रहा है खीरा होता है
लजीज खाने में अच्छा होता है लेकिन भारी होता है, और पाचन शक्ति पे वो क्या करता है, मैदे पर यानी पेट पर वो बोझ डाल देता है। वो आदमी कह रहा है जिसने खीरा खाया ही नहीं, जिसने सूंघा है सिर्फ, वो कह रहा है कि डकार लेके कि अरे बाप रे, पेट भर गया। खाने में तो अच्छा होता है लेकिन खाने के बाद बड़ा गरिष्ठ होता है, पेट भारी कर देता है। अब सोच लीजिए, ज्ञान चक्षु खुल गए। लेखक ने कहा कि मेरी तो अभी तक जो आंखें बंद थी, जो हमारी दुनिया को लेकर सोच समझ थी, जो नवाबी लोगों को लेकर वो थी, वो सब खुल गया। पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। ये नई कहानी के लेखक हैं कि जो न चीजों को छुएंगे न खाएंगे, सूंघ के ही कथा कह देंगे। मतलब उनमें कुछ नहीं रहेगा। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। वही कह रहे हैं कि जब बिना खीरा खाए ही सूंघ के ही पेट भर सकता है, तो बिना विचार के, बिना घटना के, बिना पात्र के, लेखक की इच्छा मात्र से, जब मान लिया कि हमारा पेट भर गया तो भर गया, तो वही कह रहे लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा नहीं बन सकती। यानी अब बन सकती है कि नहीं बन सकती है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका उत्तर आप देंगे कि नहीं बन सकती है, कि बन सकती है। लेकिन इससे जो चीज़ें इस पाठ की इतनी यात्रा के दौरान हम देखते हैं, वो चीज़ तो हमको स्पष्ट हो जाती है कि बनावटी तरीके से जीवन नहीं जिया जा सकता। आप अगर वास्तविकता में, अगर आपके पास वो चीज़ है, तब तो आप जो भी कुछ करेंगे वो स्वीकार्य होगा। लेकिन अगर आप उस लायक नहीं हैं, आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, और आप नाटकीयता यानी बनावटी जीवन जी रहे हैं, तो आप अपने आप को परेशान करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ हो कि समाज में हंसी के पात्र बनेंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समाज में हंसी के पात्र बनेंगे, क्योंकि वो आपकी वास्तविक स्थिति अब वो नहीं रह गई है। भाई आज के राजा महाराजा कौन है, आज के नवाब कौन है? जो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े हीरो हीरोइन, बड़े बड़े सेलिब्रिटी पर्सन जिन्हें हम कहते हैं, वो चाहे जैसे जीवन जिए। लेकिन आप पहले बहुत बड़े आदमी थे, आपके वो फलाने घोड़े पे चलते थे, तो आप दूध से नहाते थे, तो वो देसी घी से मालिश कराते थे। ये जो कहानियाँ थी, वो कहानियों को छोड़ दीजिए। अब उनको कहानियों को कहने से आप बड़े नहीं बनेंगे। जब आप बड़े बनेंगे तब आप बड़े बनेंगे, उन तौर तरीकों और उन पुरानी घर में दिखा के कि हमारे देखिए वो बुलेट का खंडहर रखा हुआ है, हमारे दादा उससे चलते थे, और आप उसको झूठ मूठ का चलेंगे तो पता चलेगा धान बेच के तेल भराते भराते आपका ये भी चीज़ें। तो ये बनावटी जीवन से हमें कैसे बचना है? बनावटी जीवन, बनावटी लोग, वही जो परजीवी संस्कृति की बात लेखक करते हैं कि ऐसे लोग हैं जो अपनी वास्तविकता को नहीं देखते हैं, उसी आडम वही दिखावे में आज भी जी रहे हैं। अपने को बड़ा बनाने के चक्कर में वो देखिए कैसे कैसे हरकतें कर रहे हैं। इससे वो बड़े नहीं बन जाते, बल्कि हंसी के पात्र बन जाते, क्योंकि समाज में अब समझ सबको हो गई। दूसरी जो बात इस कहानी के माध्यम से उनको कहनी थी, वो क्या थी कि कुछ लोग जो बिना पात्र घटना कहानी, जैसे उन्होंने देखिए ना, नवाब साहब ने न खाया न कुछ न किया, सूंघ के ही पेट भर गया, तो वही कह रहे हैं कि बिना विचार घटना पात्र के भी लेखक की इच्छा मात्र से क्या नई कहानी नहीं लिखी जा सकती। तो ये दो बातें उनको इसमें बतानी थी। बच्चों, लखनऊ के नवाबों के तमाम किस्से मौजूद हैं। अगर आप लोग फिर कभी मैं किसी उस पर चर्चा करूँगा। अभी अगर मैं इस पे चर्चा करूँगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। मैं फिर कभी, आप लोग मुझे याद दिलाइएगा। तो लखनऊ के नवाबों के कुछ किस्से हैं मेरे पास, उनको मैं बताऊंगा। इस पार्ट से कुल 4 प्रश्न हैं सीधे तौर पे। लेखक को नवाब साहब किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वो बातचीत करने के लिए तनी भी उत्सुक नहीं थे, क्योंकि उन्होंने उसको नज़र से देखा जैसे कि वो परेशान हो गए हों, लगा सोचने लगे कि भाई हम तो अकेले यात्रा करने के लिए इसमें बैठे थे, ये कहाँ से आ गया, हमको जान गया कि ये जो उनका हाव भाव बदला, और उन्होंने बोला तक नहीं, एक शब्द पूछा तक नहीं, इससे पता चला। नवाब साहब बहुत जन से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका सूंघ कर ऐसा क्यों किया होगा? किस स्वभाव को वो दिखा रहे थे कि भाई देखो, तुम लोगों की तरह हम सामान्य आदमी नहीं है, हम नवाब है। और नवाब का काम और सामान्य आदमी काम अलग होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया, अपनी बड़प्पन को दिखाने के लिए। बिना विचार घटना पात्र की क्या कहानी लिखी जाए, इस सवाल के विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? अब आप लिखेंगे कि नहीं भाई हम लोग सहमत नहीं है, बिना इन चीज़ों के कहानी कैसे होगी? न पात्र हो, न घटना हो, न कुछ हो। इस निबंध को और क्या आप नाम देना चाहेंगे? भाई लखनवी अंदाज पाठ है, तो वही बनावटी जीवन, नवाबी शौक, नवाब का निकला दीवार, मतलब जो भी कुछ आपके मन में ऐसा है आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और इस पाठ में और भी जो समस्याएं आएंगी इसके अलावा
उनका जवाब मैं ऑनलाइन क्लास में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।